हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो से हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज चैप्टर 1 इकोलॉजी एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर बाय अंडरस्टैंडिंग द टर्म इकोलॉजी इटसेल्फ। सो इकोलॉजी, ओइकोस मीनिंग होम और प्लेस टू लिव इन एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। सो इकोलॉजी में हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और उनके पर्यावरण के साथ इंटरैक्शन को समझते हैं। जो टर्म इकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ओइकोस का अर्थ है घर या रहने की जगह, वहीं लोगोस का अर्थ है स्टडी। सो इकोलॉजी नेचर को स्टडी करना है। इकोलॉजी क्या है? नेचर को स्टडी करना है। Ecology is defined as a scientific study of the relationship of the living organism with each other and with their environment. So what is ecology? तो ecology एक scientific study है, as the word logy means study of. So जो जीव जंतु हैं उनका आपस में क्या संबंध है या उनके environment के साथ उनका क्या संबंध है और वो एक दूसरे के साथ कैसे interact करते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करने को ही इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी में इंटरैक्शन का मतलब नेसेसरली कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि इट इज मोर अबाउट हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट आर यूजफुल फॉर ईच अदर्स लाइवलीहुड और सर्वाइवल। जैसे गोट्स प्लांट्स को खाती हैं, सो गोट एंड प्लांट दो अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैं। या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सो वाटर कम्स अंडर द डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट एज हाइड्रोस्फीयर। वाटर क्या है? हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट से इंटरैक्शन को पढ़ना ही इकोलॉजी है। It deals with the way in which organisms are molded by their environment, how they make use of environmental resources including energy flow and mineral cycling. So what is energy flow and mineral cycling? We will know that ये डील करता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म चेंज होते हैं, ग्रो करते हैं अपने वातावरण में, अपने वातावरण के द्वारा ही, अपने इन्वायरमेंट के द्वारा ही। इन्वायरमेंट के 3 डोमेन हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। जहां ये तीनों मौजूद होंगे वहीं लाइफ एग्जिस्ट करेगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस। वी नीड लैंड, एयर एंड वाटर एंड दैट इज जस्ट बेसिक। सो ह्यूमंस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एयर, वाटर एंड लैंड आर डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन हमें देखने को मिलता है। वी स्टडी दैट इन इकोलॉजी। एनर्जी फ्लो का अर्थ है ऊर्जा का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर होना एक जीव से दूसरे जीव में। मिनरल साइकिलिंग की अगर हम बात करें तो मिनरल साइकिलिंग एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें एलिमेंट्स मूव करते हैं सॉइल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, हवा से, पानी से और अलग अलग चीजों से। देन हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। नाउ ये जो पर्यावरण को पढ़ने का इतिहास कब से शुरू हुआ है? हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ होम, स्टडी ऑफ होम एज एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसका इतिहास कब से शुरू हुआ है? द रूट्स ऑफ इकोलॉजी lie in natural history, which is as old as human civilization itself. Since early history, man has indulged in ecology in a practical sort of way, knowingly and unknowingly. ये जो इकोलॉजी की जड़ें हैं वो नेचुरल हिस्ट्री में मौजूद हैं, जो कि उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास। प्राचीन इतिहास से ही मनुष्य कुदरत को, नेचर को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहा है, जाने अनजाने। Then in primitive societies, every individual was required to have an intimate knowledge of his environment for their survival, like about the forces of nature, plants and animals around him, her. प्राचीन समाज में हर व्यक्ति, प्रिमिटिव सोसाइटी में, प्राचीन समाज में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक था कि वो अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी रखे। ये उसके सर्वाइवल के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी था। जैसे कि अबाउट फोर्सेस ऑफ नेचर। फोर्सेस ऑफ नेचर में क्या आता है? ज्वालामुखी,
हो गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया या आंधी वगैरह, इन सब में आता है। तो फोर्सेस ऑफ नेचर को अगर नहीं व्यक्ति समझता तो उनसे बचने की प्रिकॉशंस कैसे लेता। और प्लांट्स और एनिमल्स जो कि मनुष्य के इर्द गिर्द मौजूद हों, उन्हें समझना जरूरी था कि कौन से जानवरों से जान का खतरा है, कौन से पेड़ पौधे जहरीले हैं और कौन से पौधे खाने के लिए सही हैं। तो घर को, अपने आसपास मौजूद इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। इकोलॉजी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट for any living organism that wants to exist on this very earth. Our ancient Indian texts have references to ecological principles. जो ecological सिद्धांत है वो हमें हमारी प्राचीन इंडियन टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलती है, जैसे कि क्लासिकल टेक्स्ट है वैदिक पीरियड की, सच एज वेद, संहितास, ब्राह्मणास, आर्यंकास, उपनिषद। इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स क्या हो गए, जैसे हवा हो गई, बारिश हो गई और फिर अग्नि हो गई, इन सब के बारे में हमें वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलता है। द इंडियन ट्रीटीज ऑन मेडिसिन, ट्रीटीज का मतलब क्या है, ऐसे या राइटिंग ऑन मेडिसिन, जो मेडिसिन के बारे में लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है चरक संहिता, जिसमें मेडिसिन के बारे में बताया गया है। और एक सर्जिकल टेक्स्ट है सुश्रुता संहिता, show that people during this period had a good understanding of plant and animal ecology. So ये जो टेक्स्ट है चरक संहिता और सुश्रुता संहिता, ये बताते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे, प्राचीन काल के लोग थे, उनके पास काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उनके आसपास जो भी प्लांट्स मौजूद थे उनके बारे में, और एनिमल्स के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते थे। दीज टेक्स्ट कंटेन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ये जो टेक्स्ट बुक्स थी उनमें एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था, उनमें एनिमल्स के बारे में बताया गया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, कि उनकी क्या क्या आदतें हैं, वो क्या खाते हैं, कहाँ रहना पसंद करते हैं, और उनके रहने की जगह को, हैबिटाट का मतलब होता है रहने की जगह, कि वो कहाँ रहते थे और उनकी क्या आदतें थी, कि क्या वो घास फूस खाते थे या वो दूसरे जानवरों को खाते थे। ये क्लासिफाई किया गया था इन वैदिक काल की टेक्स्ट बुक में। लैंड इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ सॉइल, और ज़मीनों के बारे में भी बताया गया है इन टेक्स्ट बुक में कि किस जगह की ज़मीन की मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है किसी जगह का, या वेजिटेशन वहाँ पर कैसे पेड़ पौधे उगते हैं, या क्लाइमेट क्या होती है। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, एवरेज मौसम कैसा रहता है। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स टिपिकल टू वेरियस लोकेलिटीज, और उन प्लांट्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया था जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही मिलते हों। चरक संहिता कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट एयर, लैंड, वाटर एंड सीजन्स वर इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ। चरक संहिता में बताया गया है कि कैसे हवा, जमीन और पानी और सीजन यानी मौसम कैसे बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, एंड दैट पोल्यूटेड एयर एंड वाटर वर इंजूरियस टू हेल्थ। और इसमें ये तक बताया है कि जो गंदा पानी या गंदी हवा है वो क्या है, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, इंजूरियस है, खराब है। नाउ एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं एनवायरमेंट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। एनवायरमेंट किन किन चीज़ों से बनता है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स और इफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स एनवायरमेंट। तो वो सारी चीज़ें जो एक जीव के आसपास मौजूद हो और उस पर प्रभाव डालती हों, असर करती हों उसके जीवन काल में, उसे कलेक्टिवली एक साथ, यानी एक साथ उसको कहते हैं एनवायरमेंट। अब समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। दिस इज अ ट्री, और पेड़ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, साथ में प्राइमरी प्रोड्यूसर भी होता है क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है। अब इस पेड़ को ग्रो करने के लिए एंड फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, पर सनलाइट नॉन लिविंग फैक्टर है। सनलाइट क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर है। अब सनलाइट के साथ पानी भी चाहिए पेड़ को फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड पानी भी क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। सो वाटर एंड सनलाइट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पेड़ को। देन अगर हम लिविंग फैक्टर्स की बात करें तो बर्ड्स, जो भी फ्रूट्स पेड़ प्रोड्यूस करता है, बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स उस फ्रूट को सीड के साथ खा लेती हैं, फिर वो उड़कर दूर जाती हैं। एंड व्हेन द बर्ड एक्सक्रीट्स, तो
तो सीड डिस्पर्सल का काम करती हैं। बर्ड्स क्या कर रही हैं, पेड़ को हेल्प कर रही हैं कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो दूर दूर तक फैल जाए। नाउ यू कैन सी अ स्क्विरल। स्क्विरल भी क्या करती है, भी पेड़ पर रहती है और उससे गिरने वाले पत्ते या फल खाती है, और जो भी खाते वक्त उसके मुंह से नीचे गिरता है वो सॉइल में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, दैट मेक्स सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सो दिस इज हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो पानी क्या है, वाटर क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर है। सन एनर्जी क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर है। अब पेड़ों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और उसके बदले में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। सो दिस इज हाउ you can see an organism interacting with its environment. Then the environment is defined as the sum total of living non-living components influences events surrounding an organism. environment जो है वो कुल मिलाकर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से बनता है, उनके प्रभाव इवेंट से बनता है अराउंड एन ऑर्गेनिज्म. All organisms from virus to man are obligatorily dependent on the other organism and environment for food, energy, water, oxygen, shelter for other needs. So जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो वायरस हो, that is a microscopic organism, या मनुष्य, सभी एक दूसरे पर निर्भर है और अपने environment पर डिपेंडेंट है, अपने खाने के लिए, एनर्जी के लिए, या पानी के लिए, या ऑक्सीजन के लिए, या रहने की जगह शेल्टर के लिए, या कोई भी नीड हो तो वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे उस चीज के लिए डिपेंड है या अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड है. द रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स. इट कंप्राइजेस बोथ लिविंग, that is biotic, and non-living, that is abiotic components. The environment is not static. ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता. Both biotic and abiotic factors are in a flux and keeps changing continuously. लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन और रिलेशन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी जटिल होता है. इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसको समझना इतना आसान नहीं होता है. किसी भी जीव के एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं. कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके आसपास दो चीजें, दो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं. पहला लिविंग जितनी भी जीवित जंतु होते हैं उन्हें हम बायोटिक कहते हैं, और जो दूसरा होता है दैट इज नॉन लिविंग, उसमें उसे हम एबायोटिक कहते हैं. एनवायरनमेंट कभी भी एक जैसा नहीं रहता एंड इट कीप्स चेंजिंग और वो बदलता रहता है. दोनों बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स फ्लो में रहते हैं, आर इन अ फ्लक्स एंड बदलते रहते हैं. बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, क्या होता है, बदलते ही रहते हैं. अब देखिए एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है. एनवायरनमेंट में जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसमें आ जाती है हमारी एनर्जी. ठीक है, सबसे पहले आ जाती है एनर्जी. जैसे कि पेड़ जो है सेल्यूलोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. फिर उसे क्या करती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को. तो ऐसे एनर्जी का फ्लो बरकरार रहता है. फिर आ जाती है रेडिएशन, टेम्परेचर और हीट फ्लो, एबायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें. फिर उसमें आ जाता है पानी. जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, या हवा होती हैं, या अग्नि है, या ग्रेविटी है, या टोपोग्राफी है, या सॉइल है, मिट्टी तो एबायोटिक है, पर मिट्टी में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो बायोटिक होते हैं. जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम क्या है, जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम इज द लेयर बीनीथ द सरफेस. जो सरफेस के नीचे जितनी भी लेयर्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम. इसमें रॉक्स भी आते हैं. फिर बात करते हैं बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, वातावरण के जीव जंतु. तो उसमें आ जाते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स. फिर आते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स. नॉन ग्रीन प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जैसे कि मोल्ड हो गया, यीस्ट हो गया. फिर आ जाते हैं डीकम्पोजर्स जो डेड और डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं, उनको खाते हैं. जैसे कि आ जाते हैं हमारे एंट्स भी जो हैं डीकम्पोजर्स में आते हैं. फिर आते हैं पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं, मोटा मोटा भी मैं आपको बताती चलती हूँ. पैरासाइट्स क्या करते हैं, वो होस्ट के ऊपर रहते हैं और
उन पर ही निर्भर रहते हैं। सिम्बायंट्स की अगर हम बात करें तो जिस होस्ट के ऊपर वो रहते हैं तो उनको वो फायदा भी पहुंचाते हैं। उसमें क्या रहता हैगा, एक तरीके से गिव एंड टेक का रिलेशन होता है उनका होस्ट के साथ। फिर आ जाते हैं बायोटेक में एनिमल्स, और मनुष्य भी किस में आते हैं, बायोटेक में आते हैं। देन एग्जाम्पल के लिए हम एक मछली का जो तालाब में रहती है उसके एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा होता है। उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दोनों ही, चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो, चाहे वो रोशनी हो या टेम्परेचर हो या पानी हो या उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स हो, ऑक्सीजन हो, गैसेस हो, ऑर्गेनिक मैटर्स हो, वो सब डिसॉल्व होते हैं पानी में। फिर बायोटिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लैंक्टन, और एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उसमें एनिमल्स भी मौजूद होते हैं और डीकम्पोजर्स भी मौजूद होते हैं उस तालाब में जो जिसमें फिश रहती है। और फिश का ही ये पॉइंट क्या है, इन्वायरमेंट है। और उसके इंटरनल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें फिश की, तो उसकी जो आउटर बॉडी सरफेस रहती है वो इनक्लोज रहती है, और इंटरनल इन्वायरमेंट रिलेटिवली स्टेबल होता है, स्थिर होता है, अगर हम उसे कंपेयर करें उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। हाउएवर, हालांकि वो पूरी तरीके से कांस्टेंट नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। अगर बीमारी हो जाए फिश को, या उसको चोट लग जाए, या उस पर स्ट्रेस पड़े, तो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट यानी उसकी बॉडी पर अगर स्ट्रेस पड़े तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि अगर एक मरीन फिश को हम फ्रेश वाटर में ट्रांसफर कर ले तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेचर को, एनवायरनमेंट को साइंटिफिकली समझने के लिए हमने इसे लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जैसे अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को पढ़े एट अ टाइम, दैट इज इंडिविजुअल लेवल, या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़े ऑफ द सेम स्पीशीज, उसी एक प्रजाति की पूरी आबादी के बारे में अगर हम पढ़े, दैट इज पॉपुलेशन लेवल। या अगर हम किसी एक जगह की पूरी पॉपुलेशन के बारे में पढ़े, हैविंग मल्टीपल स्पीशीज, दैट इज ऑन कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल पे आपको अलग अलग प्रजाति के जानवरों को, जीव जंतुओं को पढ़ने को मिलता है। या फिर हम किसी एक जगह को पूरी तरह से पढ़े, उसके सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को मिलाकर, दैट इज द फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, एंड दैट इज इकोसिस्टम। फिर आ जाता है हमारा बायोम, एंड देन बायोस्फीयर। लेट्स अंडरस्टैंड देम ऑल वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल लेवल में जब स्टडी करते हैं। नाउ organism is an individual living being that has the ability to act or function independently. It may be plant, animal, bacterium, fungi, etc. It is a body made up of organs, organelles or other parts that work together to carry out on various processes of life. As I have said earlier, ecology में किसी एक organism को पढ़ना on an individual level, जैसे अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसे एग्जामिन करते हैं, ना कि पूरी फैमिली या सोसाइटी को। सो ऑर्गेनिज्म यानी जीव एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग है जिसके पास क्षमता होती है खुद से कोई भी कार्य करने की। वो कोई भी प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बैक्टीरियम हो सकता है, या फंजाई हो सकता है। ऑर्गेनिज्म एक बॉडी होती है जो ऑर्गन्स यानी अंगों से बनी होती है, या अलग अलग पार्ट से बनी होती है, ताकि एक साथ काम कर सके एंड कैरी आउट ऑन वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। देन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। देन अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाए ऑफ द सेम स्पीशीज एट अ सेम टाइम, उसी टाइम पे, तो दैट इज पॉपुलेशन लेवल स्टडी। यानी हम एक पूरी आबादी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कोविड के टाइम पर पूरे एक एरिया के लोगों को एग्जामिन किया जाता था। Therefore, population growth rate is the percentage variation between the number of individuals in a population at two different times. Therefore, the population growth rate can be positive or negative. Population growth rate percent difference होता है number of individuals का किसी एक population में दो अलग समय में।
जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज एक विलेज की पॉपुलेशन 2021 में 2000 थी और 2024 में वो बढ़कर 3000 हो जाए तो यहाँ आबादी बढ़ी। हो सकता है आबादी ड्यू टू एनी रीजन घट भी सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में अगर आबादी बढ़े तो पॉजिटिव में जाता है और आबादी घटे तो वो नेगेटिव में जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं। देन the main factors that make population increase are birth and immigration, and the main factors that make population decrease are death and immigration. The main limiting factors for the growth of a population are abiotic and biotic components. बर्थ एंड इमिग्रेशन मेन रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। इमिग्रेशन मतलब जब बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, लाइवलीहुड के लिए लोग आकर किसी एक एरिया में सेटल हो जाए तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं। और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो यानी घटे तो उसका कारण डेथ होती है या इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन मतलब किसी जगह को छोड़कर चले जाना। किसी जगह की आबादी की ग्रोथ को लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाए, कमी हो जाए, जैसे वाटर, फूड, तो लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते, यानी वहाँ से चले जाते, पलायन कर जाते। या जान का खतरा हो जैसे सीवियर टेम्परेचर, फ्लड्स, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स, तब भी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? The population density is the relation between the number of individuals of a population and the area they occupy. अब population density के बारे में समझते हैं तो ये रिलेशन है एक पॉपुलेशन में रहने वाले हर व्यक्ति का उसकी रहने वाली जगह से कि कितने लोग एक एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। दैट इज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिए पॉपुलेशन सेम स्पीशीज की होती है। पॉपुलेशन जो होती है वो सेम स्पीशीज की होती है। प्लीज डू कीप दैट इन माइंड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कम्युनिटी लेवल ऑफ इकोलॉजी, कम्युनिटी लेवल पे अगर हम कम्युनिटी को समझे, कम्युनिटी को स्टडी करें, देन व्हाट इट सेज, इफ वी लुक अराउंड आवरसेल्व्स वी विल नोटिस दैट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स seldom occurs by themselves. The reason for this is quite obvious. In order to survive, individuals of any one species depend on individuals of different species with which they interact actively in several ways. For example, animals require plants for food and trees for shelter. Plants require animals for pollination, seed dispersal and soil microorganism to facilitate nutrient supply. Now ecology में पूरी कम्युनिटी को भी स्टडी किया जाता है। अब कम्युनिटी में अलग अलग प्रजाति के जीव देखने को मिलते हैं। आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। अगर हम किसी एक एरिया के सारे लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग का मतलब होता है बायोटिक कंपोनेंट्स को स्टडी किया जाए एट द सेम टाइम तो उसे कम्युनिटी लेवल माना जाता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें कई पेड़ और जानवर देखने को मिलते हैं एंड ये पेड़ और जानवर अपने आप से नहीं पैदा होते हैं, ये दूसरी स्पीशीज पर निर्भर होते हैं और इसका कारण है दैट इज सर्वाइव करने के लिए इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज, एक प्रजाति का जीव निर्भर रहता है ऑन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज पे वो डिपेंड करता है जिनके साथ वो इंटरैक्ट करता रहता है एक्टिवली। जैसे कि कई जानवरों को पौधे और पेड़ की जरूरत होती है। इफ वी टेक प्राइमरी कंज्यूमर इनटू कंसिडरेशन, जैसे कि हमारी गिलहरी हो गई, गिलहरी को क्या चाहिए? भोजन के लिए पेड़ पौधे की जरूरत है एंड छांव के लिए भी, और वाइस वर्सा प्लांट्स को भी एनिमल्स की जरूरत होती है पॉलिनेशन के लिए, सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंसेक्ट पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द एंथर ऑफ अ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट एंड इसी से प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है। सिर्फ एनिमल्स को प्लांट्स की नहीं बल्कि प्लांट्स को भी एनिमल्स की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं अपनी जगह से एंड उनके सीड डिस्पर्सल का काम इंसेक्ट्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं। और प्लांट्स को मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी जरूरत होती है। प्लांट्स जो होते हैं उन्हें मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी जरूरत होती है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए।
Communities in most instances are named after the dominant plant form. For example, plants को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है टू सर्वाइव, जैसे कि इंसानों को क्या चाहिए होती है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे पेड़ पौधों को CO2 चाहिए होती है। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स नाइट्रोजन, हालांकि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद है और प्लांट्स उन्हें डायरेक्ट इनहेल नहीं कर पाते अनलाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन उन्हें सॉइल में मौजूद एक बैक्टीरिया से मिलता है। और कम्युनिटीज का नाम ज्यादातर उन प्लांट, उन स्पीशीज के ऊपर रखा जाता है जिनकी तादाद कम्युनिटी में सबसे ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, though it may contain herbs, shrubs and trees along with associated animals or different species. जैसे कि ग्रासलैंड कम्युनिटी में ग्रासेस डोमिनेट करती हैं, हालांकि इसमें हर्ब्स भी होंगे, श्रब्स भी होंगे, पेड़ भी, साथ में अलग अलग स्पीशीज के जानवर भी मौजूद होंगे। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सवाना ग्रासलैंड। तो वहाँ फ्रीक्वेंटली सोरिंग टेम्परेचर, यानी वहाँ टेम्परेचर बहुत राइज करता रहता है और उसकी वजह से आग लगती रहती है, तो पेड़ सरवाइव नहीं कर पाते हैं यूजुअली। और वाटर स्कार्सिटी की वजह से सिर्फ घास ही बड़ी तादाद में उगती है। सो वहाँ की सारी स्पीशीज के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ग्रास है, इसलिए इस कम्युनिटी का नाम ग्रासलैंड है। अ कम्युनिटी इज नॉट फिक्स्ड और रिजिड, कम्युनिटी में बी लार्ज और स्मॉल। कम्युनिटी कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है या रिजिड नहीं होती है, वो चेंजेबल होती है। और कम्युनिटी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। सो कम्युनिटी के भी प्रकार होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डिग्री ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस, कम्युनिटी में बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कम्युनिटी दो प्रकार की होती है, उनकी साइज और डिग्री ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस के आधार पे कि वो कितनी ज्यादा स्वतंत्र हैं अपने इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए। जैसे मेजर और माइनर कम्युनिटी। इफ वी टॉक अबाउट मेजर कम्युनिटीज, these are large sized, well organized and relatively independent. What I am saying, not fully independent but relatively independent. They depend only on the sun's energy from outside and are independent of the inputs and outputs from the adjacent communities. मेजर का मतलब ये है कि कम्युनिटी लार्ज साइज की है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और काफी हद तक इंडिपेंडेंट है। वो बाहर से सिर्फ सूरज पर निर्भर है, बिकॉज जितने भी जीव जंतु हैं अर्थ पर वो सन पर एनर्जी के लिए निर्भर रहते हैं, बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। और वो अपने इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी बगल वाली कम्युनिटी से। उन्हें बगल वाली कम्युनिटी से कोई ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए होती अपने सर्वाइवल के लिए, और वो खुद ही सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रासलैंड्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे ले लो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक मेजर कम्युनिटी है जिसे बाहर से सिर्फ सूरज की रोशनी चाहिए। फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स मेजर कम्युनिटीज खुद से सर्वाइव करते हैं। मेजर कम्युनिटीज के एग्जाम्पल के लिए आप सुंदरबन भी ले सकते हैं, कोई ग्रासलैंड भी ले सकते हैं। सो मेजर कम्युनिटीज में पेड़ पौधों की बात की जाती है। तो जंगल आप पर डिपेंड नहीं है पानी देने के लिए, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के काफ़ी नीचे तक मौजूद होती हैं एंड वो वाटर सोर्स के लिए अंडरग्राउंड वाटर का और रेन पर निर्भर रहती हैं। किस पर निर्भर रहती हैं? अंडरग्राउंड वाटर पर और रेन पर डिपेंड रहती हैं, और सन की हीट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपने लिए खाना बना लेते हैं, एंड हेंस दे आर कॉल्ड मेजर कम्युनिटीज। सेकेंड इज माइनर कम्युनिटी. These are dependent on neighboring communities and are often called societies. They are secondary aggregations within a major community and are not therefore completely independent units as far as energy and nutrient dynamics are concerned. For example, a mat of lichen in a cow dung pad. So minor communities में छोटी छोटी communities अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर निर्भर होती हैं और इन्हें सोसाइटीज भी कहा जाता है। माइनर कम्युनिटीज को सोसाइटीज भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये माइनर कम्युनिटीज सेकेंडरी एग्रीगेशन होती हैं और ये मेजर कम्युनिटीज के अंदर देखने को मिलती हैं, और इसीलिए ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होती अपनी ऊर्जा और पोषण के लिए, अपनी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट के लिए।
और अक्सर दूसरी कम्युनिटी पर डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए काऊ डंग की बात कर लेते हैं। तो ये जो काऊ डंग के पैड से उपली बनती है, कंडे बनते हैं। क्या होते हैं, आपने कंडे देखे होंगे, तो उसके ऊपर क्या होता है, लाइचेंस आ जाते हैं और इस उपली के ऊपर जमा हो जाते हैं। लाइचेंस वैसे माइक्रोब्स होते हैं। सो लाइचेंस के लिए ये काऊ डंग का पैड एक तरीके से उनका घर होता है। सो काऊ डंग और लाइचेन मिलकर एक माइनर कम्युनिटी बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। अभी हमने किस किस चीज़ों के बारे में बात कर ली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इकोलॉजी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले हमने बात करी एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम पढ़े तो वो इंडिविजुअल लेवल हो गया। अब उसी ऑर्गेनिज्म की आबादी को पढ़े तो वो हमारा पॉपुलेशन हो गया। अब एक जगह पे मौजूद बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज को पढ़े, अगर हम जेब्रा को पढ़े, डियर को पढ़े, काऊ को पढ़े, ईगल को पढ़े, वल्चर को पढ़े, टाइगर को पढ़े, तो दैट इज कम्युनिटी लेवल। और अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें हमें नॉन बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों को मिलाकर पढ़ना पड़ता है और उन दोनों का इंटरैक्शन भी समझना पड़ता है। तो ये वाले जो पार्ट है इकोसिस्टम वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी समझ लेते हैं और यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होगा और फर्दर चैप्टर 1 हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अब कम्युनिटी जो होता है उसका एक प्रॉपर ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। इन अ कम्युनिटी द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन वेरी ग्रेटली। तो कम्युनिटी में जितनी भी प्रजातियां होती हैं, स्पीशीज होती हैं और उनकी आबादियां होती हैं, वो बदलती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक जगह पर डियर है, जेब्रा है, काऊ है, ईगल है। अब जेब्रा की पॉपुलेशन घट जाए या डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो ये होता रहता है कम्युनिटी के अंदर। तो उनकी जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ स्पीशीज है वो बदलते रहते हैं। अ कम्युनिटी में हैव वन और सेवरल स्पीशीज। और कम्युनिटी में ऐसा भी होता है कि उसमें एक स्पीशीज हो या बहुत सारी स्पीशीज हो। The environment factors determine the characteristics of the community। तो जैसा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सोरिंग टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक कम्युनिटी को बनाने के लिए कि टेम्परेचर सूटेबल होना चाहिए कि स्पीशीज वहाँ पर सर्वाइव कर सके, एज वेल एज द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेंबर्स इन द कम्युनिटी। और ये भी मैटर करता है कि क्या पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशन का, मेंबर्स का कम्युनिटी में। The characteristic pattern of the community is termed as structure, which is reflected in the roles played by various population, their range, the type of area they inhabit in, the diversity of species in the community and the spectrum of interaction between them. So characteristic यहाँ पर क्या है community का, कि वो उनकी population कितनी है, वो किस रेंज में, पहाड़ों पे रह रहे हैं या प्लेन्स में रह रहे हैं, किस तरीके का एरिया है उनका, कि वो ज़मीन लैंडलॉक्ड एरिया में है या सी साइड एरिया में है, किस जगह पे वो रह रहे हैं और कितनी डाइवर्स है स्पीशीज, वहाँ पर कितनी प्रजातियां हैं। 5 प्रजातियां हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है कम्युनिटी में। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरेक्शन जो होता है उनके बीच का, ये क्या है, कुछ नहीं बट स्ट्रक्चर ऑफ community. So here this particular video ends with this particular topic. We will continue with our ecosystem in the next video slide. Thank you for watching and listening. Stay tuned.